बेटा 11th क्लास, वेलकम अगेन। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स तक शायद हमने खींच दिया काम। ओके, अब थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया आपका, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स। यार पहले हमने वेक्टर्स को ऐड करना सीखा, अब उसको तोड़ना सिखा देते हैं एक बार। रिजॉल्व करना मतलब उनको दो पार्ट में वापस तोड़ना, वो सिखा देते हैं। उसके बाद फिर वापस हम किस पे आ रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स पर। अगर हमारे पास सब कवर अप हो चुका होगा ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एक रिजोल्यूशन, उसके बाद फिर एक दो दिन जमकर क्या करते हैं, ओवरऑल न्यूमेरिकल करते हैं। आज के टारगेट में एक थोड़ा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिखा दें, उसके बाद जो आपको असाइनमेंट मिली है ना, असाइनमेंट 2, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स कवर अप करते हैं बेटा। ओके जी, तो हमने देखा लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे बेटा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ओके, उसमें 2-4 मिनट की अगर रिवीजन करें, एक तुमने क्या किया, स्केलर प्रोडक्ट आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। एक क्या किया था बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, डॉट प्रोडक्ट में हमने बोला दो वेक्टर को कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि रिजल्ट क्या आ जाए, उनका स्केलर आ जाए। और वेक्टर प्रोडक्ट को कुछ क्वांटिटीज हैं वो ऐसे मल्टीप्लाई होंगी या ऐसे उनका प्रोडक्ट किया जाएगा, रिजल्ट भी वेक्टर आएगा। कई एग्जांपल्स हैं बेटा स्केलर प्रोडक्ट में, हमने पिछली बार भी दिया था। एक एग्जांपल तो वर्क डन का, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तभी स्केलर बन रहा है बेटा। ऐसे एक आएगा पावर इक्वल टू फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स भी वेक्टर, वेलोसिटी भी वेक्टर, लेकिन पावर स्केलर। ऐसे ही एक दो एग्जांपल और आएंगे। एक टॉर्क आएगी बेटा, टॉर्क अभी पता नहीं तुम्हें, तभी मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा है इसको। एक टॉर्क का कंसेप्ट आएगा बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब इसमें आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, एफ फोर्स होता है, दोनों वेक्टर है, किया क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए रिजल्ट भी क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है। पुरानी बात याद कर रहे थे, वैसी थोड़ा सा पिछली बात कर ली तो आगे करने में भी इजी रहता है। तो ये तो हो गया बेटा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हो गया। आज का टारगेट बेसिकली न्यूमेरिकल्स है, लेकिन उससे पहले एक हम और चीज करने जा रहे हैं, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बेटा। रिजोल्यूशन of a vector into its rectangular components। ओके, हम वेक्टर्स को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करना का मतलब दो पार्ट में बांटना। पहले हमने ऐड किया, ए और बी था, उसको ऐड कर दिया, रिजल्टेंट आता था। अब हमने क्या करना है, एक गिवन रिजल्टेंट है आर, उसके दो बेटा कंपोनेंट करने। अच्छे, साथ में हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोला, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सिंपल ही है, कुछ नहीं है, लेकिन बहुत काम आएगा बेटा आपके। सिंपल ही है, बहुत काम आएगा। मान लो अपने पास एक, यहां करते हैं यार, मान लो बेटा अपने पास एक वेक्टर है आर। ओके जी, आर वेक्टर है, हम इसके दो पार्ट करना चाहते हैं, मतलब किन से मिलकर बना हुआ है वो बनाना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है बेटा, इसकी टेल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है और यहां से एक वर्टिकल लाइन ले ली। ओके, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और दूसरी ले ली हमने इसकी एक वर्टिकल लाइन, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या, परपेंडिकुलर। ओके, इसको मैं एक्स एक्सिस भी मान सकता हूं और हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसको मैं बोल रहा हूं। ठीक है, एक्स एक्सिस बोल दूं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोल दूं, एक ही बात। इसको मैंने वाई एक्सिस भी बोल सकता हूं, मान लो वाई एक्सिस बोला, या ये मुझे क्लियर है, ये कैसी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। तो आपने टेल से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाई, उसके बाद हमने इसका जो हेड है ना,
हेड से परपेंडिकुलर डाला बेटा एक्स एक्सिस पर, और फिर वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, वाई एक्सिस पे भी क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर मान लो डाल दिया हमने। अब जब हम इसके परपेंडिकुलर डाला तो मान लो ये रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो गिवन होगा आपको आर वेक्टर गिवन होगा, उसका एंगल गिवन होता है आमतौर पे। अगर बेटा ये एंगल बना रहा है तो इसको जल्दी से देख लो। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं तो इस ट्रायंगल में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये आर वेक्टर हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर है। ये जो यहां से लेके यहां तक है इसको मैं एक्स मान लेता हूं, ओके, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है। इसको मैं y मान लेता हूं, इस पार्ट को y मान लेता हूं, यहां से लेके यहां तक y हो गया, यहां से लेके यहां तक x हो गया। अगर मैं इसमें cos थीटा लिखता हूं तो बेटा cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना x, हाइपोटेन्यूज कितनी r। अगर मैं यहीं पे sin थीटा लिखता हूं तो sin थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेटा परपेंडिकुलर क्या हो गया y हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या हो गई r हो गई, ओके, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू r। सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, और यहां से लिख सकता हूं y इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके, x इक्वल टू आर कॉस थीटा हो गया, y इक्वल टू आर साइन थीटा हो गया। ओके जी। अब बेटा अब ध्यान से देखो, यहां से यहां तक अगर मैं इसको आर एक्स मान लू, x है आर एक्स है, मतलब r का x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है अज्यूम कर लूं, और इस डिस्टेंस को आर वाई मान लूं, यानी r का y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, ओके, तो मैं यहां पर इसको rx और इसको ry भी चलो लिख सकता हूं। अब दूसरा, आप पैरेललोग्राम लॉ के कंसेप्ट के हिसाब से अगर पुरानी बात याद करते हो देखते हो तो इस ट्रायंगल में ये आर रिजल्टेंट है बेटा, देख ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ पड़ा है, पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ पड़ा है, तो ये जो यहां से यहां तक आर एक्स है ये एक वेक्टर हो गया, ए का काम कर रहे हैं, ये जो आर वाई है बी वेक्टर का काम कर रहा है, और इन दोनों का ये जो डायगोनल है देखो ये रिजल्टेंट का काम कर रहा है। तो फिगर कह रही है कि आर आर एक्स और आर वाई से मिलके बना हुआ है, फिगर कह रही है कि आर जो है आर एक्स और आर वाई का रिजल्टेंट है, R is resultant of beta Rx and Ry. R is resultant of Rx and Ry. ये बिल्कुल क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि R Ry और Rx से मिलके बने, या हम कह सकते हैं कि R के दो कंपोनेंट हैं, एक Rx और Ry, ओके। अब Rx जो है इसको x कंपोनेंट भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी r cos थीटा। जो Ry है बेटा उसको y कंपोनेंट भी कहते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी r sin थीटा। अगर हमने प्रूव करके देखना हो ना कि x और y या Rx और Ry मिलकर r बन भी रहे हैं कि नहीं, तो आप पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हो। पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से r इक्वल टू क्या होता था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए की जगह ये चीज है जो x है, बी की जगह बेटा ये चीज है जो y है, प्लस जब 90 डिग्री होता है तो cos वाली टर्म तुम्हें पता ही है 2ab cos 90 लगेगा ना, वो जीरो हो जाती है। यहां से रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह क्या पुट किया जा सकता है, यहां पे आया हुआ है r cos थीटा का बेटा होल स्क्वायर, यहां पे r sin थीटा का होल स्क्वायर, r स्क्वायर, ओके। जो r स्क्वायर है वो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, r इक्वल टू r आ जाएगा। प्रूव हो जाएगा कि अगर मैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के हिसाब से चलूं तो रिजल्टेंट r ही आ जाएगा। दैट मीन्स ये क्लियर होना चाहिए
कि x और y, ये y है यहां से यहां तक, या rx और ry से ही r बना हुआ है। तो हमारे पास इस बार पहले r था, इनिशियली वी वर हैविंग r, अपने पास r था बेटा। तो आपको बता दिया मैंने, कभी भी r के कंपोनेंट फाइंड करने हो तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी और एक वर्टिकल लाइन लग जाएगी। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये हो गया उसका x कंपोनेंट, ओके, और जो वर्टिकल लाइन है वहां से इसका आ गया r का y कंपोनेंट। अगर x एक्सिस के साथ थीटा है तो ये जो rx है, जिसको हम x भी बोल सकते हैं, क्या आया करेगा हमेशा r cos थीटा, और ये जो ry है जिसको हम y भी बोलेंगे, ये हमेशा क्या आएगा r sin थीटा। तो याद रखना यार, याद रखने का तरीका एक और याद रख लो कि यार थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, कॉस कंपोनेंट होगा। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा क्या होगा बेटा, कॉस कंपोनेंट होगा। अगर कभी कभी मान लो उसने ये सिचुएशन दे दी, कह रहा है ये कोई फोर्स है F, ये एंगल थीटा दे रखा है, कह रहा है इसके कंपोनेंट बताना, तो भैया थीटा के साथ वाला जो उधर को जा रहा है, पिछली बार इधर वाले को r sin थीटा आ रहा था ना, वर्टिकल वाला, लेकिन अब क्या करें, उसने एंगल ही ये दे दिया, तो थीटा के साथ वाला ये वाला r cos थीटा आएगा और ये वाला r sin थीटा आएगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल, एक बार करना है बस। कैसे cos कंपोनेंट निकालते हैं, कैसे sin कंपोनेंट निकालते हैं, चाहे उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलो, चाहे इसको cos कंपोनेंट बोलो। ओके, क्यों किया, कई बार बेटा सिचुएशंस ऐसी राइज हो जाती हैं, कई बार सिचुएशन ऐसी राइज होती हैं, वो कहता है कि एक ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, और एक बंदा इस पे फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन का। कितना फोर्स लगा रहा है, 100 न्यूटन का, और हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे लगा रहा है। क्या लगा रहा है जी, हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे 60 डिग्री पर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। मास इसका 2 kg दे रखा है, इसकी क्या निकाल लो, एक्सेलरेशन निकाल लो। अब भाई वो इसकी एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोल रहा है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला तो यही है, फोर्स अपॉन मास। लेकिन पॉइंट यहां पर ये है बेटा, ये जो 100 न्यूटन का फोर्स है ना, अगर तो हॉरिजॉन्टली लग रहा होता, अगर तो ये 100 न्यूटन फोर्स हॉरिजॉन्टली लग रहा होता तो ये ले जाता उसको सीधा 100 न्यूटन के फोर्स से, लेकिन ये लग रहा है एंगल पर, एंगल पर लग रहा है, तो ये इधर तो जा नहीं रहा, जा तो ये इधर ही रहा है ना। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इसको आगे ले जाकर, आगे ले जाने वाला फोर्स कौन सा है। तो फोर्स 100 का 100 न्यूटन इसको आगे नहीं लेके जा रहा है, इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे बेटा। अगर मैंने इसके दो कंपोनेंट किए तो ये हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मैंने बोला थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, कॉस कंपोनेंट, तो आगे ले जाने वाला 100 नहीं है, 100 कॉस 60 है, यानी इसको जो आगे लेकर जा रहा है वो 100 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ये कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन हो जाएगा। यानी इसको जो आगे लेकर जा रहा है वो 100 न्यूटन पूरा नहीं यूज हो रहा था, उसका कुछ कंपोनेंट ही यूज हो रहा था, 50 न्यूटन इसको आगे लेके जा रहा है। दैट मींस ये कितनी एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, इट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 50 डिवाइडेड बाय मास। मास कितना था, 2 kg, तो ये 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है बेटा, सिर्फ 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन, जबकि फोर्स कितना लगा था, 100 न्यूटन। इसको सारा फोर्स नहीं आगे लेकर जा रहा, हमें चेक करना पड़ता है कि इसको यूज कौन सा हो रहा है, यूज कितना हो रहा है। तो टोटल तो 100 लग रहा है, यूज सिर्फ कितना हो रहा था, 50 हो रहा था। अब अगली बात है बाकी फोर्स कहां गया बेटा, बाकी फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, जो इसको ऊपर की ओर उठा सकता है, वो बात दूसरी है। अगर ये नहीं उठ रहा, आगे जा रहा है, तो इसका मतलब इसके वेट ने वो जो ऊपर लगने वाला फोर्स है उसको क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा है। अदरवाइज इसमें ऊपर की डायरेक्शन में भी कुछ फोर्स लग रहा है, क्योंकि जब मैंने इस एंगल पे लगाया तो दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, ऊपर भी लग रहा है। ऊपर वाला कितना लग रहा होगा, 100 sin 60, यानी 100 इंटू √3/2, यानी 50√3। कितना जी, 50√3। तो बेटा अगर 100 न्यूटन का फोर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगे तो उसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं। आगे इसको कौन सा फोर्स लेके जा रहा है, ये वाला जो 50 आया था, और ऊपर कौन सा खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जो 50√3 आया था। ओके,
अब इसको कर लो, उसके बाद क्या करने जा रहे हैं हम, न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं कुछ। हाँ जी बेटा, अब देखते हैं आपके असाइनमेंट के न्यूमेरिकल, एक एक करके देखते जाओ भाई, खींचते चले जाओ। पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा, सिंपल है। फोर्थ पे आ रहा हूं मैं सीधा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसके बाद दे रहा हूं एक ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट भाई, करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है फोर्स इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 50 न्यूटन। किया ना अभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ गया उसी पे क्वेश्चन। फोर्स इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये फिर वर्टिकल होगी, कुछ भी नहीं है, मजाक है, लेकिन पहली बार तो मजाक करते हैं ना। ओके, तो एक फोर्स है जो कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पर। इट इज 30 टू हॉरिजॉन्टल इफ इट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 50 न्यूटन। इसका जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है अगर वो 50 न्यूटन है तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। एक इसका क्या निकालो, मैग्नीट्यूड भी निकालो, और दूसरा इसकी क्या निकालो, वर्टिकल कंपोनेंट भी निकालो। क्या दिक्कत है यार, मैंने अभी अभी समझाया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है कॉस कंपोनेंट। तो इसका एक्स कंपोनेंट या कॉस कंपोनेंट आपको दे रखा है 50। अब इसकी जगह क्या लिखूंगा, टोटल फोर्स था F कॉस 30 डिग्री। क्लियर हो गया। ये चीज क्या है, R कॉस थीटा था ना, R की जगह पे यहां पे F है तो क्या लगाऊंगा, F लगा दूंगा तो बन गया F कॉस थीटा। तो F कॉस 30 इज इक्वल टू कितना आ गया जी, F कॉस 30 इज इक्वल टू 50 आ गया। यहां से क्या हो गया, F तुमने ढूंढना है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ये क्या बन गया 50। यहां से F इक्वल टू क्या आ गया 100 डिवाइडेड बाय √3, ऐसे कुछ आएगा, चेक कर लो। 57.74 आ रहा है, 100 डिवाइड बाय √3, 100 डिवाइड बाय 1.73 करोगे, 100 डिवाइड बाय 2 किया तो 50 से ज़्यादा आता, 50 आता, लेकिन ये 1.73, 50 थोड़ा कम आएगा, बिल्कुल सही नजर आ रहा है। अगला पार्ट में ये कह रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट भी निकालो, वर्टिकल कंपोनेंट भी निकल जाएगा, क्या दिक्कत है। वर्टिकल कंपोनेंट जो था फोर्स का, जो वर्टिकल यानी कि जो वाई कंपोनेंट है यार, ये किसके इक्वल था, इट वाज F sin 30। अब F तो आ ही गया आपका, F कितना आ गया था 100 डिवाइडेड बाय √3, sin 30 कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है, ये कितना आ जाएगा भैया 50 डिवाइडेड बाय √3। तो ये बेटा हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, ये नेट फोर्स निकाल लिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगले ने दे ही रखा था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल दे रखा था, नेट आपने निकाल लिया, और ये हो गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम वाई कंपोनेंट कहते हैं। चलो बढ़िया हुआ, लगे हाथों, इस पे बेस एक क्या आ गया, एग्जाम्पल भी आ ही गया। अब अगली बात, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी ही असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। कहता है एरोप्लेन 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ टेक ऑफ करता है इफ द कंपोनेंट वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल इज 200 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज इट्स एक्चुअल वेलोसिटी। सेम ही क्वेश्चन बेटा, 30 डिग्री पे अपने आप कर लेना, फिफ्थ क्वेश्चन, उसमें बस ये दे रखा है कि ये F की जगह क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी, और 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री पे वो एरोप्लेन टेक ऑफ करता है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चल यार कर ही लो, वैसे तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ये 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हॉरिजॉन्टल के साथ टेक ऑफ करता है 30 डिग्री पे। मांगा क्या था, व्हाट इज इट्स एक्चुअल वेलोसिटी। एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इफ द कंपोनेंट वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल। ये नहीं है यार 200, हॉरिजॉन्टल वाला कितना है 200 है, एक्चुअल वाली इसकी निकालनी है, और साथ में वर्टिकल कंपोनेंट भी पूछ ही रहे, एक्चुअल वाली निकाल लेता हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट अपने हम निकालते रहना यार। यहां से फिर वही बात 200, ये 200 क्या है इसका एक्स कंपोनेंट,
एक्स कंपोनेंट यानी इट इज v cos 30, यानी 200 इज इक्वल टू v इंटू कॉस 30, फिर वही √3/2। इसको सॉल्व कर लेना, v कितना आ गया 400 बाय √3। ये आ गई टोटल वेलोसिटी। ऐसी बेटा वर्टिकल कंपोनेंट पिछली बार की तरह निकल ही जाएगा। तो सिंपल सिंपल सिंपल, लेकिन शुरू में तो चलो सिंपल ही आते हैं, बढ़िया रहता है, फार्मूले रिवाइज हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है चाइल्ड पुल्स अ रोप अटैच टू अ स्टोन विद अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। कहता है कि बच्चा है, बच्चा pulls a rope attached to the stone with a force of 60 Newton. The rope makes angle 40 degree to the ground. कहता है कि बच्चा है, वो ग्राउंड से 40 डिग्री के एंगल पर एक पत्थर से बंधी हुई रस्सी को खींचता है। कितने फोर्स से? 60 न्यूटन के फोर्स से। कहते कैलकुलेट द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द पुल टेंडिंग टू मूव द स्टोन अलोंग द ग्राउंड। ये जो मैंने एग्जांपल कराया था ना, वही है। कहता है इसकी जो इफेक्टिव वैल्यू फाइंड करनी है, कैलकुलेट द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द पुल टेंडिंग टू मूव द स्टोन अलोंग द ग्राउंड। अलोंग द ग्राउंड ले जाने वाली इफेक्टिव वैल्यू चाहिए, यानी इसका यार एक्स कंपोनेंट चाहिए। वो तो आ ही जाएगा, जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा वो होगा 60 cos 40 डिग्री। क्या होगा? 60 cos 40 डिग्री। इट विल बी 60 cos 40 डिग्री। अब आप कहोगे सर जी cos 40 की वैल्यू कहां से ढूंढेंगे? cos 40 की वैल्यू देखने के लिए टेबल देखना पड़ेगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आज ही क्या करना, आज कहां से करोगे? शॉप्स तो खुल नहीं रही हैं, कोई बात नहीं। मैं पहले तो नॉर्मली बच्चों को कहता होता हूं कि भैया बुक स्टॉल पे जाओ और उसको ना एक लॉग टेबल बोलो दे दे। लॉग टेबल वो दे देता होता है, उसमें सारे टेबल आ जाते होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वगैरह भी आ जाते होते हैं। कोई बात नहीं है, मैं आपको लॉग टेबल वगैरह जो है ना भेजता हूँ फिर। ओके, आपको भेजता हूँ, PDF फॉर्म में करके भेजता हूँ, नहीं तो पहले तो खरीदवा देता होता था। बुक सेलर्स की अच्छी बिक्री हो जाती होती थी, जितने बच्चे थे कम से कम लॉग टेबल तो उसका खरीद लेते होते थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपको लॉग टेबल PDF फॉर्म में भेजते हैं। बेटा लॉग टेबल में ना सारे टेबल होते हैं, लॉग एंटी लॉग, वो तो चलो अभी आपको सिखाना है, सिखा देंगे। एक उसमें ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होते हैं, उन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में हम हर एक वैल्यू को ढूंढ सकते हैं। अब हमें sin 30, cos 30, 120 ये सब चीज़ें तो याद होगी, लेकिन सारी थोड़ी याद करते फिरेंगे। जैसे आज यहाँ पर cos 40 की वैल्यू आ गई। अब cos 40 की वैल्यू आपको लाइव क्लास में देखनी सिखाते हैं। ओके, कल डाउट पूछना जब आओगे, तो उसमें फिर आपको टेबल तब तक मैं भेज चुका हूँगा। cos 40 की वैल्यू या sin 40 की वैल्यू या sin 22 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं सिखाते हैं बेटा, टेंशन नहीं लेनी। ओके, बाकी क्वेश्चन कंपोनेंट करने मेरे ख्याल से आगे आपको सिंपल ही है। इसमें एक और क्वेश्चन था, कैलकुलेट द फोर्स टेंडिंग टू लिफ्ट द स्टोन। अब ये जो स्टोन है इसने लगाया 60 न्यूटन। 60 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, और इसका बेटा वर्टिकल कंपोनेंट इसको लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल कंपोनेंट इसको वर्टिकल डायरेक्शन में लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है बेटा। ओके, अब जो वर्टिकल कंपोनेंट इसको लिफ्ट कर रहा है वो भी क्या दिक्कत है? वर्टिकल कंपोनेंट का फार्मूला क्या लग जाएगा? y इक्वल टू 60 sin 40 डिग्री। ओके, अब पंगा सिर्फ किसका है? sin 40 डिग्री का है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे नए नए पंगे आते जाएंगे, और उन नए नए पंगों को कैसे सॉल्व करना है वो भी हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे बेटा। ओके जी, एक और बात सुनो। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यूटी में करा देता हूं यार, चलो मौजा लुटो। क्वेश्चन नंबर 7 कह फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B। ओके, इसको देखते हैं कैसे करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B। अब बेटा एक वेक्टर दिया हुआ है, उसने i प्लस 2j माइनस के, i प्लस 2j माइनस के, और एक वेक्टर दूसरा उसने दिया हुआ है b, दैट इज माइनस आई प्लस 2j माइनस 2k, माइनस आई प्लस 2j माइनस 2k। कह रहा है इन दोनों के बीच का एंगल निकालो।
अच्छा, डॉट प्रोडक्ट मैंने तुम्हें पहले इसीलिए कराया था, डॉट क्रॉस, ताकि उनका भी बीच में हम क्या कर सकें, यूज कर सकें। ए और बी के बीच में बेटा एंगल निकालना है, तो बेटा डॉट प्रोडक्ट इसीलिए कराया था ताकि उसका आप क्या कर सको, यूज कर सको। अब हमें ए गिवन है, बी भी गिवन है, हम क्या करते हैं यार, पहले ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अगर मैं इसका ए का मैग्नीट्यूड निकालूं तो बनेगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर था +1 हो गया, ये आ गया जी √6। फिर यार हम b का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। b का मैग्नीट्यूड निकाला मैंने अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी दे रखी थी यार क्वेश्चन नंबर 6 में, 6 है कि 7 है, 7 है, 7 है, 7 है। b की वैल्यू थी i प्लस j माइनस 2k, i प्लस j माइनस 2k थी यार, ओके, i प्लस j माइनस 2k, करेक्ट कर लो जी। j की जगह क्या आएगा, अब यहां पर 1 ही आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। भाई मुझे याद था ना, वो तो देखते पता लग गया गड़बड़ कैसे हो रही है, आंसर ही नहीं आना था, तो वहां से पता लग जाता है कि कुछ गलत लिख दिया। स्टेटमेंट में ही i प्लस माइनस आई प्लस j माइनस 2k है, तो मैंने उसको 2 कर दिया था, गड़बड़ हो गई थी। ओके, ए का मैग्नीट्यूड निकाला यार, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ओके, ए का मैग्नीट्यूड भी आ गया, बी का मैग्नीट्यूड है। अब क्या करना है आपने, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। नाउ हमें पता है ए डॉट बी, अच्छा कैसे निकालते हैं ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट तो आई क्या होगा, आई से आई वाला मल्टीप्लाई करना है, जे से जे वाला और के से के वाला। हमने आई से आई वाला मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -1, हमने जे से जे वाला मल्टीप्लाई किया तो बन गया +2, और ये बन गया माइनस माइनस +2 बन गया, और ये बन गया 2 2 4 और 1 5 बन गया, 5 बन जाएगा, 2 बन जा 1 बन जा 1 हो गया, -1 हो गया, ये बन गया 2, 5 कैसे बन जाएगा, 2 2 4, 4 माइनस 1 3 बन जाएगा। ओके, तो ए डॉट भी कितना आ गया 3 आ गया। आल्सो बेटा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, आ गया याद कि नहीं आया, ए डॉट बी है जो फिर ए बी कॉस थीटा भी तो होता है। अब ए डॉट बी बेटा एक तो दूसरे तरीके से निकाल लिया, एक ये भी होता है, तो दोनों ए डॉट बी है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो मैंने क्या किया, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 3 पुट कर दिया। ए का मैग्नीट्यूड मैं निकाल चुका √6, बी का मैग्नीट्यूड मैं निकाल चुका √6, कॉस थीटा मुझे अभी निकालना है, ये बन गया 3, ये बन गया √6 6, कॉस थीटा हो गया 3/6 1/2, थीटा आ गया 60 डिग्री। थीटा कितना आ गया जी 60 डिग्री आ गया। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कैलकुलेट करने के लिए देखो ये वाला तरीका सही है, डॉट प्रोडक्ट ना होता तो भी निकल जाता, तो रिजल्टेंट निकालने वाले तरीके से हो जाता कि रिजल्टेंट के अंदर भी कॉस थीटा होता है ना, रिजल्टेंट इक्वल टू √a² + b² + 2ab कॉस थीटा होता है, वो लंबा मेथड चले जाता है बेटा। डॉट प्रोडक्ट पता होगा तो जल्दी निकल आएगा, तभी पहले डॉट प्रोडक्ट करा दिया था। नोट, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, तब कौन सा करा दिया था हमने, 7th के बाद देखो 8 9 भी करा देते हैं यार इकट्ठी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जी क्या कहता है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी बेटा टिपिकल सा क्वेश्चन है, इजी है। वो कहता है ए इक्वल टू i + 2j - k है, i + 2j - k है, a इज इक्वल टू i + 2j - k। ओके, b इक्वल टू कहता है -i + j - 2k, नहीं, a इज इक्वल टू 2i + λj + k। क्या हो रहा है यार, एक दूसरे में मिक्सिंग हो रही है। a इज इक्वल टू 2i + λj + k, 2i + λj + k। ओके, जो b है b इट इज इक्वल टू 4i - 2j - 2k, 4i - 2j - 2k। स्टेटमेंट चेक कर लेना यार, मैंने गलत ना लिख दी हो। ए दिया हुआ था 2i + λj + k, 2i + λj + k, बी 4i - 2j - 2k, 4i - 2j - 2k, बिल्कुल सही लिख ली है। कहता है ए और बी परपेंडिकुलर। देखो भैया नोट कर लो कहीं पर, ओके, जैसे जैसे बातें आती जाती है ना बेटा, वैसे ही मैं टिप्स देता हूँ आपको, वो पहले दिन लग जाओ, याद कुछ नहीं रहनी फिर। अब जैसे यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को आपने क्या करना है, याद करना है जी, कि अगर ए और बी
परपेंडिकुलर है, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो समझ लो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, क्योंकि भैया ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, ए डॉट बी जीरो आ गया, मतलब ए बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो आ गया, ए बी कॉस थीटा जीरो आ गया, मतलब कॉस थीटा जीरो आ गया, मतलब थीटा 90 आ गया। अब कहाँ मैं बोर्ड पे लिखता रहूँगा, इतने बच्चे थोड़ी हो तुम लोग, हवा में बोल के बता दिया। समझ लो अगर ए और बी परपेंडिकुलर तो ए डॉट बी जीरो होगा, और ए डॉट बी जीरो है तो मतलब ए और बी क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अब उसने बोला ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसने दे दिया हमें ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो समझ लो परपेंडिकुलर दिया है तो ए डॉट बी जीरो होगा, डॉट प्रोडक्ट कर दो, क्या दिक्कत है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है, तो 4 2 जा 8 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू क्या था 0। इसको सॉल्व कर लो यार, 8 में से 2 गए 6 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू उधर जाके -6 हुआ, लैम्डा इक्वल टू माइनस में कट गया 3 आ गया। चेक कर लो आंसर आया कि नहीं आया, है तो कुछ भी नहीं। कौन सा था क्वेश्चन नंबर 8, लैम्डा इक्वल टू 3, बिल्कुल सही बात है भाई, लैम्डा इक्वल टू 3 आ गया। अच्छा अगर कभी वो कहता है ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर बेटा ए और बी पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो पक्का है कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, जीरो होगा। ओके जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया, 9 भी कर ही लो यार, 9 भी कर ही लो, अब लगे हाथों कंटिन्यूटी में चको। 9 कहता 3 वेक्टर ए बी सी आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। कहता 3 वेक्टर हैं, ए है, बी है, सी है, और ए इक्वल टू बी प्लस सी है। ओके, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये क्वेश्चन में दे रखा है। एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर 5 4 3, मैग्नीट्यूड्स आर 5 4 3। अगर इनके मैग्नीट्यूड 5 4 3 है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच का क्या चाहिए, एंगल चाहिए। अब याद करो मैंने बोला था अगर 3 4 5 ऐसे कुछ सिचुएशन बन रही हो तुम्हारी, 3 4 5 कुछ ऐसे सिचुएशन बन रही हो तो पाइथागोरस लग जाती होती है। याद आया 3 4 5 वाला, ध्यान से सुनना। ए किसके इक्वल है, बी प्लस सी के इक्वल है, तो मैं क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। ओके, ये रहा बी, ओके जी, ये रहा सी। अब तुम्हें पता है ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से अगर ये बी है ये सी है तो ये रिजल्टेंट हो गया ना। अब बी और सी का रिजल्टेंट ही तो है ए, ऊपर से ये 3 और 4 है, तो जाहिर सी बात है राइट ट्रायंगल तो बनना चाहिए था। अब बी सी, ध्यान लगाओ, ये बी और सी कंटिन्यूटी में लिए, ये रिजल्टेंट हो गया जी इनका। ओके, तो ये ए का काम कर जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। मैं बी और सी को अगर लगाता हूं तो उनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे बन रहा है। अच्छा वो 90 डिग्री मैंने इसलिए बनाया, वो 3 4 5 वाला फंडा दिख रहा है मेरे को, इसलिए बना दिया। अच्छा बी का मैग्नीट्यूड कितना है, ये 4 है, सी का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है। ओके, ये हो गया ए। अब उसने वैसे तुम्हें मैंने बता रखा है कि एंगल जो है कैसे ढूंढते हैं। अगर वो 3 4 ये 5 आएगा मैग्नीट्यूड में, देखो ओके, ये 90 डिग्री अगर मैं मान लूं तो इसके सामने वाला एंगल कितना होना था, 37 डिग्री, और 4 के सामने वाला कितना एंगल आना था, 53 डिग्री। बताया बेटा, सब बताया। 3 के सामने वाला 37, 4 के सामने वाला कितना होना चाहिए था, 53 डिग्री होना चाहिए। अगर वो फंडा लगा देते हो आपको सबके बीच में एंगल मिल गए,
इसने किस किस के बीच में एंगल बना था? फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड सी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड सी। अब एंगल कितना आ रहा है ए और सी के बीच में? चेक कर लो फिर कि जो ए वेक्टर है और सी वेक्टर है उसके बीच में कितना एंगल बन रहा है? 53 डिग्री ही बन रहा है। आंसर भी क्या है? 53 डिग्री है। तो ये थोड़ा ज़्यादा लॉजिकली करा दिया मैंने। अब टिप्स एंड ट्रिक्स एक बार सीखी हुई, अगर यूज़ नहीं किया तो फिर उनको सीखने का फायदा क्या हुआ भाई? ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, सोचना फिर से इस पे। एक क्वेश्चन और करा रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 का एक पार्ट करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है डिटरमाइन द एंगल्स विच द वेक्टर ए मेक्स विद एक्स वाई जेड एक्सिस। कह रहा है डिटरमाइन द एंगल्स विच द वेक्टर ए, एक कोई ए वेक्टर है भाई, वो दे रखा है 5i प्लस 0j प्लस 5k, 5i प्लस 0j प्लस 5k, 5i प्लस 0j प्लस 5k। कह रहा है एंगल बताओ जो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बनाता है। अब बात को समझो बेटा, वाई एक्सिस तो इसका क्या है? 0 है। वाई डायरेक्शन में तो ये है ही नहीं, इसके दो ही कंपोनेंट बन रहे हैं, एक एक्स में एक जेड में। तो हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, सुनते जाओ बस। इसको मैं मान रहा हूं जेड, इसको मान रहा हूं मैं एक्स, और ये है तुम्हारा वाई। ओके, ये कौन सी डायरेक्शन होगी? वाई डायरेक्शन होगी। वाई डायरेक्शन जो तुम्हारी तरफ आ रही है, देखो ये डायरेक्शन। ओके, दिस इज वाई डायरेक्शन जो आपकी तरफ आ रही है। ये वेक्टर जो है ये पूरी तरह से वाई जेड प्लेन में ऐसे पड़ा हुआ है। इसका वाई कंपोनेंट 0 है, मतलब ये ऐसे वाई डायरेक्शन में है ही नहीं। अगर ये ऐसे हो जाए ना ऐसे, तो इसके तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट आएंगे एक्स वाई जेड। अगर ये इस प्लेन में है तो इसके सिर्फ जेड और एक्स में कंपोनेंट आएंगे। अगर ये ऐसे जा रहा है सीधा ऐसे, ओके, तो इसका जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, एक्स में नहीं होगा। तो ये तो आई और के है ना, तो ये वेक्टर कुछ इधर को जा रहा होगा। ओके, इसका एक्स कंपोनेंट कितना दे रखा है बेटा? 5। इसका जेड कंपोनेंट कितना दे रखा है बेटा? 5। और इसका वाई कंपोनेंट कितना दे रखा है बेटा? 0। तो ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। अब देख, ये है वाई डायरेक्शन। अगर तू ध्यान से देखे तो वाई डायरेक्शन के साथ तो इसका एंगल आ गया ना, 90 डिग्री बना रहा है। वाई डायरेक्शन के साथ कितना बना रहा है? 90 डिग्री। देखो वाई तो बाहर की ओर है, ओके, ये इस प्लेन में पड़ा हुआ है, तो वाई डायरेक्शन के साथ कितना बना रहा है भाई? 90 डिग्री बना रहा है। ये रही वाई डायरेक्शन, वेक्टर यहां ये, और इनके बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो वाई के साथ तो एंगल अपना आ गया 90 डिग्री, वाई के साथ तो बना 90 डिग्री। ओके, अब बाकी निकल ही जाएंगे। तुम्हें पता है बेटा ये सेम है, सेम। अब जो फंडे सीखे लगाते चले जाओ, फार्मूला जरूर लगाना, फंडा लगाओ ना। अगर आपको पता है ये दोनों सेम है तो ये बिल्कुल बीचों बीच जाने चाहिए। तो ये वाला एंगल 45 डिग्री आएगा, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री आएगा, क्योंकि टोटल एंगल 90 डिग्री था। हाँ जी बेटा, तो ये भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 भी कराई देते हैं। कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में एंगल चाहिए। एक वेक्टर है ए, ये कितना दे रखा है? आई प्लस जे प्लस के। बेटा एक है वेक्टर बी, इट इज माइनस आई माइनस जे प्लस 2k। इट इज माइनस आई माइनस जे प्लस 2k, माइनस आई माइनस जे प्लस 2k। हम क्या करते हैं फिर, वही अभी मैंने बताया था आपको, एक मेथड था कि पहले a का मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर b का मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर a डॉट b निकाल लो, और फिर a डॉट b इक्वल टू ए बी कॉस थीटा का क्या कर लो? यूज कर लो। a डॉट b आपने निकाल लिया, यहां पुट कर दोगे, a का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, यहां पुट कर दोगे, b का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, b की जगह पुट कर दोगे, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे a डॉट b निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है।
अगर मैं देख पाता हूं ए डॉट बी तो बन गया 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 2 1 जा 2, ये बन गया 2 माइनस 1 माइनस 1 बन गया 0। बेटा जी मुझे दिख गया था ए डॉट बी कितना आ गया 0, ए डॉट बी 0 आ गया, तो मतलब सीधा कह सकता हूं थीटा कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ए डॉट बी 0 आ जाए तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, निपटाओ निपटाओ निपटाओ। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर्स। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, उनके बीच का एंगल चाहिए, बिल्कुल यही चीज। फिर भी करा देता हूं, एक वेक्टर ए है आई प्लस जे प्लस के, एक वेक्टर बी है इट इज माइनस 2i माइनस 2j माइनस 2i माइनस 2j माइनस 2k। कह रहा है इन दोनों के बीच में एंगल निकालो। एंगल निकालने का वही तरीका, पहले ए का मैग्नीट्यूड निकालो, फिर बी का मैग्नीट्यूड निकालो, फिर इनका ए डॉट बी कर दो, उसके बाद यही मेथड लगा दो। सबसे पहले क्या करते हैं, ए डॉट बी कर लेते हैं, क्या पता कुछ निकल आए। हमने इसका किया ए डॉट बी किया तो बन गया 2 1 जा 2 माइनस 2 हुआ, ये माइनस 2 हुआ, ये भी माइनस 2 हुआ, ये कितना बन गया 2 2 4 2 6, ये तो माइनस 6 हो गया, निकला कुछ नहीं। तो क्या करते हैं, ए और बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। ए का बेटा हमने मैग्नीट्यूड निकाला तो बनेगा रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये बन जाएगा रूट 3 बन जाएगा शायद। इसको जब हम देखेंगे तो ये बनेगा रूट अंडर रूट में 4 प्लस 4 प्लस 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4, यार रूट के अंदर यहाँ का 4 आया 4 4 8 और 4 12 आ जाएगा। 12 का मतलब 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 का मतलब 2 रूट 3 आ जाएगा। 4 इंटू 3 12 हो गया, 4 का 2 बार आ गया, 2 रूट 3 आ गया। ओके, निकालने पड़ेगा, बना बनाया अभी कुछ नहीं है बेटा। ए डॉट बी माइनस 6 आ गया, ए आ गया, बी आ गया, रूट 3 2 रूट 3। इसको थोड़ा सा अगर मैं ए डॉट बी की जगह माइनस 6 पुट करूं, ए की जगह रूट 3 पुट कर देता हूं, बी की जगह 2 रूट, क्या कर दिया हमने, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा था। ठीक है, ए डॉट बी की जगह माइनस 6, ए की जगह रूट 3, बी की जगह, और यहां पर क्या आना था, कॉस थीटा आना था। जगह नहीं है भाई, इसलिए कंजेस्टेड हो गया मामला। ए डॉट बी निकला पड़ा है बेटा माइनस 6, लेकिन ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा भी होता है। अब ए डॉट बी की जगह माइनस 6, ये ए हो गया, ये बी हो गया, साथ में क्या आ गया, कॉस ऑफ थीटा आ गया। रूट 3 ने रूट 3 को, पागल है क्या, ये थोड़ी काटेंगे, ये बनेगा रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3, कितना हो जाएगा, सॉरी भाई, रूट 3 हो जाएगा आपका 3 3 2 जा हो जाएगा 6। ये 6 को काटेंगे, जोश आ जाता कभी कभी, 6 को काट देंगे तो चेक करना, ये आ रहा है कॉस थीटा इक्वल टू -1। बेटा कॉस थीटा आ गया -1 तो समझ गए होगे थीटा आ गया 180 डिग्री। आंसर चेक कर लेना। 18 देखना बेटा, ये कहता है बोट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 3a प्लस 4j। बेटा बोट जो है उसकी वेलोसिटी दे रखी है अगले ने कितनी, 3a प्लस 4j विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। द वाटर इन द रिवर इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ, और जो ये वेलोसिटी ऑफ बोट है यार, वेलोसिटी ऑफ वाटर भी दे रखी है उसने, -3i माइनस 4j विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ओके, यहां पे शायद रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चन आने शुरू हो गए बेटा। क्या मांग रहा है, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ बोट चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब बेटा देखो, मैंने एक जनरल फार्मूला बता रखा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या बी विद रिस्पेक्ट टू ए, या बी विद रिस्पेक्ट टू आर का वीबी माइनस बी आर बता रखा है। ये ए बी होता तो वी ए माइनस वी बी, वी बी आर है तो वी बी माइनस वी आर, कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। इसमें सिंपली आई जे के फॉर्म में तो दे ही रखा है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू आर ये कितनी आ जानी चाहिए, वी बी माइनस वी आर।
3 में से 3 माइनस करोगे तो ये -3 माइनस करोगे प्लस ही हो जाएगा, +6i आना चाहिए ये, और ये हो जाएगा 4 + 4 8j आना चाहिए। अब भैया हमें तो लग रहा है यही आंसर आएगा, 6i + 8j। अब चेक कर रहे थे आंसर किस फॉर्म में दे रखा है, सवाल नंबर कौन सा था, 18, 6i + 8j। अब देखो अब चीजें इजी लगनी शुरू हो गई होंगी कि VAB मतलब VA - VB, VBR मतलब VB - VR। ओके, एक और क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन नंबर 19 छोड़ा, 20 करा रहा हूं। 20th क्वेश्चन कह रहा है, टू ए ड्राइवर गोइंग ईस्ट इन ए कार विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 km/h। एक ड्राइवर है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है 40 km/h की स्पीड से, 40 km/h। अब बस अपीयर्स टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, उसको लगता है, लग रहा है उसको कि बस नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है विद ए वेलोसिटी ऑफ 40√3 km/h। ध्यान से सुनना, यह है वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर और यह है वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर। ये वेलोसिटी ऑफ बस नहीं है, एक्चुअल नहीं है, ड्राइवर को लग रहा है कि जैसे ये स्पीड से जा रही है, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर। बेटा वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर है ये। ओके, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर। सवाल नंबर 20, व्हाट इज एक्चुअल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बस। कहता है कि इसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी। अब आप सोचो कि हमने आपको बताया, अभी चल रहा था, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर का फार्मूला क्या आना चाहिए, VB - VD। ओके, अच्छा फाइंड क्या करना है, VB फाइंड करनी है। तो यार ये इधर चले जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, VB = VBD + VD आएगा। जो वेलोसिटी ऑफ बस आएगी वो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर हो जाएगी। तो VB = VBD + VD आ जाएगा बेटा, समझो। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो तो माइनस करना पड़ेगा, लेकिन अगर रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी हो वहां से एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी हो तो प्लस करना पड़ रहा है। देखो तो कुछ भी नहीं है, बात तो सिंपल ही है। वेलोसिटी ऑफ जो बस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, दो वेक्टर को ऐड करना तो ऐसे ही आता है तुम्हें, √2 + this square + 2 this into cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम तो 90 डिग्री है बेटा, तो cos 90 वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये बेटा दोनों को ऐड करोगे, इस बार दोनों का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट सिंपल देखो ना, ऐड हो रहा है, ये क्या देगा आपको, वेलोसिटी ऑफ बस दे देगा। निकाल लो, यहां पे क्या लिखा, 40 का स्क्वायर प्लस 3 बार 40 का स्क्वायर। ओके, चेक कर लेना, ये हो गया 4 बार 40 का स्क्वायर और ये बन गया 2 बार 40, मतलब कितना आ गया, 80 km/h। तो उसकी असली जो स्पीड थी ना, इट वाज 80 km/h। चेक करो सवाल नंबर कौन सा था, 20, इट वाज 80 km/h। आंसर तो सही आ गया। अब वो कह रहा है इसकी एक्चुअल स्पीड की डायरेक्शन भी चाहिए। अब हमने हिसाब लगाया, ये बेटा VBD है, ये VD है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो तुम्हें VB मिल गई ना, VB का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब इन दोनों को सिंपल ही ऐड किया ना, जब तुमने इन दोनों को ऐड ही सिंपल किया है तो इनका जो रिजल्टेंट है देखो ये जा रहा है। अब ये जो रिजल्टेंट है ये VB है, रिजल्टेंट ही क्या है, VB है बेटा। अब अगर रिजल्टेंट VB ही है तो इसी की डायरेक्शन निकाल लो, इसको एंगल मान लेता हूं कुछ भी। यहां से मैंने tan थीटा वाला कंसेप्ट लगाया बेटा, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर ये चीज है, ये कितना था, 40√3 और बेस ये चीज है, ये 40 है, tan थीटा √3 आ गया, √3 मतलब थीटा 60 डिग्री आ गया। थीटा अगर 60 डिग्री आ गया तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, हमारा आंसर होता है कि एक्चुअल जो वेलोसिटी थी उसकी इट इज 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। या
अगर ये 60 आ गया तो ये 30 आएगा। या 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसने क्या आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 18 था, नहीं 18 नहीं 20 था। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, सही है। ऐसे भी लिख देना 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, वो भी क्या हो जाता? सही हो जाता। समझो, यहां पे 1-2 क्वेश्चन ठीक आए हैं, बढ़िया आए हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 20। 2 क्वेश्चन और कराते हैं, ये भी रिलेटिव वेलोसिटी के ही चेक करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं बेटा। एक हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। ओके, रेन जो है, 1-2 क्वेश्चन पहले भी मैंने कराए थे, देखो रेन वाले फिर से आ गए। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड बेटा जी, 35 मीटर पर सेकेंड। अब वुमेन राइड्स ए बाइसाइकिल विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट टू वेस्ट, इसको वेस्ट मान लो, आप मान सकते हैं, मैंने बताया था पिछली बारी। यहां पे वुमेन 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक बाइसाइकिल पे जा रही है। कह रहा व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। उसको अपना अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में रखना पड़ेगा रेन से बचने के लिए? बेटा जी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वुमेन। मैंने बोला था पिछली बार भी एक क्वेश्चन कराया था कि इसको यहां से शिफ्ट कर कर ऐसे लिख दिया तो ये वी आर हो गई बेटा, ये हो गई वी डब्ल्यू। अम्ब्रेला उसको उस तरफ रखना पड़ेगा जिस तरफ उसको रेन नजर आ रही है, यानी अम्ब्रेला उसको उस तरफ रखना पड़ेगा जिस तरफ जो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। तो हमें पहले वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन कैलकुलेट करनी पड़ेगी बेटा। पहले हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन जिधर होगी उधर ही उसको अम्ब्रेला रखना पड़ेगा ना। फार्मूला इसका क्या है? वो है वी आर माइनस वी डब्ल्यू है। ओके, अब वी आर माइनस वी डब्ल्यू के लिए वी आर ये रही बेटा, माइनस वी डब्ल्यू करना पड़ेगा। अब ये वी डब्ल्यू है, अगर मैं इसको उल्टा देता हूं, पलटा देता हूं, तो ये बन जाएगा माइनस वी डब्ल्यू, जो कि 12 है। ओके, अब वी आर माइनस वी डब्ल्यू करना है, तो इसका मतलब वी आर और माइनस वी डब्ल्यू को ऐड करना है। जब वी आर और माइनस वी डब्ल्यू को ऐड करोगे तो ये बनेगा। जब वी आर और माइनस वी डब्ल्यू को ऐड करोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगी। अब ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। मैग्नीट्यूड तो निकालना नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन निकालनी है। मतलब वुमेन को चलते हुए इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेन पड़ती हुई नजर आएगी। अब भाई जिधर को पड़ती हुई नजर आएगी उधर को क्या रखना पड़ेगा? अम्ब्रेला रखना पड़ेगा। अब उसने सिर्फ क्या मांगी? डायरेक्शन मांगी है। हम भी क्या निकाल देते हैं, सिर्फ डायरेक्शन ही कैलकुलेट कर देते हैं। अब डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए तो कोई tan थीटा वगैरह ले लो। यहां पे मैंने ले लिया tan थीटा का कंसेप्ट बेटा जी। ये 12 है, ये भी 12 है, तो ये भी 12 है, ये 12 है। ओके, ये कितनी थी? 35 थी। इसको मैंने क्या मान लिया? थीटा। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना? 12, बेस कितना? 35। ये होगा, ये बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा बेटा। अब इसको खैर सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सॉल्व करके जो भी आएगा, क्योंकि सॉल्व करने के लिए टेबल देखना पड़ेगा। मैंने बोला आपको टेबल वाला भी फंडा करते हैं, टेबल देखने भी सिखाते हैं कि कैसे देखते हैं टेबल। ठीक है, वो लाइव क्लास में सिखा पाएंगे, ऐसे अब पता नहीं लगेगा, डाउट नहीं पूछ पाओगे ना। तो लाइव में आते हैं, उसमें टेबल देखना आपको सिखाते हैं। इसको फिलहाल यहाँ छोड़ते हैं, ऐसे एंगल निकालते हैं। मतलब ये चीज़ बनानी आनी चाहिए। एक क्वेश्चन और देख लो बेटा, लास्ट क्वेश्चन आज का, बाकी अपने आप कर लेना, डाउट बता ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा, ये कहता है टू ए पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 4.8 किलोमीटर पर आवर। टू अ पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड, एक बंदा है जो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है। और उसको लगता है, टू अ पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 4.8 किलोमीटर पर रेन अपीयर्स टू फॉल डाउनवर्ड्स विद ए स्पीड ऑफ 6.4 किलोमीटर पर आवर। उसको लगता है कि रेन सीधी बढ़ रही है। ओके, खुद कितनी स्पीड से जा रहा था?
4.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसको लगता है कि रेन डाउनवर्ड ही पड़ रही है 6.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कह रहा फाइंड द एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन, रेन की एक्चुअल स्पीड और डायरेक्शन कह रहा है, क्या कर लो, फाइंड कर लो। तो यार हो जाएगी, यही वाला क्वेश्चन है। देख इसमें जा इधर रहा था, उसको लग रहा था कि ये स्पीड है, आई ये थी। अब इसमें जा इधर रहा है, उसको लग रहा है कि रेन ऐसे फॉल हो रही है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ मैन। ये बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है। बेटा देखो पिछले क्वेश्चन में बोला था कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वो वेलोसिटी ऑफ रेन थी। यहां बोला है इट अपीयर्स टू हिम दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है। ओके, अब आप समझ सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होनी चाहिए वी माइनस वी एम। इस बार हमें ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये कैलकुलेट करना है। तो भाई इसको कैलकुलेट करने के लिए अभी हमने एक क्वेश्चन किया है, ये उधर चले जाएगा, वी आर एम प्लस वी एम हो जाएगा। यानी ये जो वी आर एम है और ये वी एम है, इनको अगर मैं सिंपली ऐड कर देता हूं तो ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन बेटा। यानी रेन एक्चुअली इस डायरेक्शन में फॉल हो रही थी, रेन वॉज फॉलिंग छमा छम छम इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट इट अपीयर्स टू हिम फॉलिंग छमा छम छम इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये है एक्चुअल डायरेक्शन किसकी, रेन की, और ये है इसकी एक्चुअल वैल्यू। वैल्यू तो निकल जाएगी वी आर एम और वी एम। वी आर एम और वी एम के बीच में बेटा एंगल तो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। तो मैग्नीट्यूड तो यहां से आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन का अंडर रूट 6.4 का होल स्क्वायर प्लस 4.8 का होल स्क्वायर। बाकी कैलकुलेट करना अब आपका काम होगा। ओके, और डायरेक्शन निकालने के लिए इसको थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब अगर इसको थीटा मान लिया तो ये भी क्या हो गया, थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाली वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर हो गई, और ये वाली वैल्यू दिस वन बेस हो गई। ओके, अब फिर वही बात बेटा जी, एक आज की क्लास में जो पॉइंट निकल कर आया वो ये निकल कर आया कि भाई एंगल के मामले में फंस जाओगे तुम लोग। अगर टेबल देखना नहीं आता होगा तो एंगल के मामले में फंस जाओगे, आपका क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज कई क्वेश्चंस ऐसे थे, ऊपर ये वाला क्वेश्चन था, ये पॉइंट्स में आ जाएगा समथिंग। लेकिन बेटा अगर तो टेबल देखना आता हुआ तो एंगल ढूंढ लोगे, अगर टेबल देखना नहीं आता हुआ तो एंगल नहीं ढूंढ पाओगे, यहीं पे छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, नंबर काटेगा एग्जामिनर। तो टेबल देखना सीखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में भी यही आया, यहां पर tan थीटा इक्वल टू 4.8 बाई 6.4 आ गया। अब ये भी पॉइंट्स में आएगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर तो √3 आ जाए तो ठीक है, सीधे निकल जाएगा। 1/√3 आ जाए सीधे निकल जाएगा। तो कई बार जहां पर सीधे निकल जाता है, लेकिन भाई कई जगह पर सीधे नहीं निकलता, आपको टेबल देखना पड़ता है। तो अगली क्लास का जो टारगेट होगा जी, दैट वाज टू सी द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, हाउ टू सी द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो अगली क्लास में सिखाते हैं, कोई बात नहीं, अपनी असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट करो, काम आपका चल रहा है। वेक्टर पे 5 लेक्चर लग गए, 5 लेक्चर, लेकिन कोई बात नहीं, अगर समझ में लग गया ना, यूज कर लिया आपने वेक्टर्स, तो काम आएगा, आपका जिंदगी भर काम आएगा। ओके जी, तो इसको करो, जो जो टारगेट्स हैं नेक्स्ट क्लास में फिर हम टेकअप करते हैं। असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करो टाइम पर।